टीथ को 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया। रीजन के अलग अलग लोकलाइज्ड होगा, वो अलग अलग जगहों पर प्रेजेंट होगा, which is starting from mouth and complete to the anus. And welcome students, hope you are doing great. In the last video, in the last topic, today we are going to start with another topic, new topic, that is human digestive system. देखो बच्चों, हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आज स्टार्ट करना है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले देख लेते हैं कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में एनसीईआरटी क्या कह रहा है। चूंकि एनसीईआरटी की हर एक लाइन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहता हूँ कि बोर्ड में आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग से तैयारी करनी है, या एंट्रेंस भी हो, एंट्रेंस में भी इवन एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चंस बना करके दिए जाते हैं। तो एनसीईआरटी का हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग पहले लाइन को देखेंगे, फिर उसके जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट को हमें समझना है उस एक्स्ट्रा पॉइंट को भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में अपने को न्यूट्रिशन कैसा देखने के लिए मिलता है, तो कहता है द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडेड फ्रॉम माउथ टू एनस। ह्यूमन में जो डाइजेशन देखने के लिए मिल रहा है वो विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री कैनाल देखने के लिए मिल रहा है। पॉइंट नंबर 1 ये क्लियर होता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इसमें एलिमेंट्री कैनाल जो है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है विच एक्सटेंड फ्रॉम माउथ, जो कि माउथ से शुरू हो रहा है और एनस तक कंप्लीट होता है जाकर के। चलिए अब बात करते हैं इन चीजों पे, किस पे आगे फिगर है इसका एनसीईआरटी का दे रखा, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। कहता है वी कैन सी दैट अ ट्यूब हैज डिफरेंट पार्ट। ये जो एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर जो ट्यूब है इसमें डिफरेंट पार्ट आएंगे माउथ से एनस तक में, वेरियस रीजन एंड स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। इसमें सभी के डिफरेंट पार्ट होंगे और सभी के डिफरेंट फंक्शन होंगे। व्हाट हैपन द फूड वंस एंटर इनटू द आवर बॉडी, वी शैल डिस्कस दिस प्रोसेस हियर। फूड जब हमारे एलिमेंट्री कैनाल में इंटर करता है तो वो प्रोसेस क्या होता है, वो कैसे डाइजेस्ट होता है, इन चीजों के बारे में अपने को यहां पर बात करनी है। देखते हैं सबसे पहले थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स को, कि एनसीईआरटी में आगे के पॉइंट्स को समझने के लिए हमें चीजों को देखना है। तो सबसे पहले कह रहा है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, एक सेकेंड, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो बच्चों, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये डाइजेशन जो ह्यूमन के अंदर देखने के लिए अपने को मिलेगा वो किस तरीके का देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले तो यहां पर एलिमेंट्री कैनाल की मदद से देखने के लिए मिलेगा। एलिमेंट्री कैनाल से देखने के लिए मिलेगा। जो एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेकर के एनस तक कंपेराइज, स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ एंड कंप्लीट टू द एनस, जो कि कहां से शुरू होगा बेटा, माउथ से शुरू होगा और एनस पे जाकर के कंप्लीट होगा। नाउ इसमें अगर हम लोग बात करें, एनसीईआरटी जो कह रहा है कि इस बीच में कई सारे वेरियस पार्ट देखने के लिए अपने को मिलेंगे, उस पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग होगा बच्चों कहां से, माउथ से स्टार्ट होगा। माउथ के बाद फूड जाता है बच्चों ईसोफेगस को। ईसोफेगस के बाद फूड जाता है बच्चों स्टमक। स्टमक के बाद फूड जाएगा बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन के बाद बच्चों एनस। इस बीच में लार्ज इंटेस्टाइन के भी पार्ट को पढ़ेंगे हम लोग, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी पार्ट को पढ़ेंगे, स्टमक के भी पार्ट को पढ़ेंगे। बट ये एनसीईआरटी में एक रफली आपसे सवाल पूछ देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट पैसेज इन एलिमेंट्री कैनाल। राइट पैसेज कौन कौन से हैं? तो हो सकता है कि आपको स्टमक पहले कर दे, ईसोफेगस बाद में कर दे, तो ये आंसर तो आपका गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप याद रखिएगा, माउथ से एनस तक कंप्लीट होने में सबसे पहले माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस। इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ है बेटा,
इस एलिमेंट्री कैनाल में जो पूरी लेंथ होगी माउथ से एनस तक की वो होगी 9 से 9.5 मीटर के आसपास। The length of alimentary canal in the human from mouth to anus is total 9 से 9.5 मीटर तक है। Is that clear? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। ये सवाल कई बार पूछ चुका है एमयू 11th एंट्रेंस में भी, बोर्ड में भी आता है कि द लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज, देखो हर एक इंसान के अंदर डिफरेंट होगा, इट्स डिपेंडिंग अपॉन द फूडिक बिहेवियर। हम लोग जब स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे कि वाई इन हर्बीवोरस एनिमल द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लार्जर देन द कार्निवोरस एनिमल, तो वो रीजन है उसके पीछे, वहां पर डिस्कस करेंगे। बट एक मोटा मोटा एनसीईआरटी ने इस बात को लिखा है, क्या लिखा है कि जो एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ होती है वो लेंथ कितनी होती है, 9 से 9.5 मीटर के आसपास होती है। अब इसमें अगर हम लोग बात करें तो यही चीजें अभी तक हमने देखा, तो कहता है वेरियस रीजन एंड स्पेशलाइज्ड परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन। हर एक रीजन के अलग अलग लोकलाइज्ड होगा, वो अलग अलग जगहों पर प्रेजेंट होगा और सबके डिफरेंट फंक्शन होंगे। व्हाट हैपन द फूड वंस इंटर इन आवर बॉडी, वी शैल डिस्कस दिस प्रोसेस हियर। उस प्रोसेस के बारे में यहां पर डिस्कस करना है। वी ईट वेरियस टाइप ऑफ फूड विच हैज टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अगर आप देखेंगे भैया तो हम डिफरेंट तरीके के खाने को हम खाते हैं और वो सारा खाना एक सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से यानी माउथ से एनस तक होकर के पास करता है। नेचुरली द फूड हैज टू प्रोसेस्ड इन टू जनरेटेड द पार्टिकल्स which are smaller to the some texture। नेचुरली क्या होता है, फूड हैज टू बी प्रोसेस्ड, फूड प्रोसेस्ड होता है जिस दरमियान जनरेट पार्टिकल्स, जो जनरेट पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉलर पार्टिकल्स में सम टेक्सचर में तब्दील हो जाते हैं। दिस इज अचीव्ड बाय द च्यूइंग ऑफ फूड। ये किसकी वजह से होता है बेटा, जो आप च्यू करते हो, क्रश करते हो फूड को विथ आवर टीथ, टीथ की मदद से, उससे हो जाता है। सिंस द लाइनिंग ऑफ कैनाल इज सॉफ्ट, तो अब फूड का जो आगे का कैनाल है यानी ईसोफेगस से लेकर के एनस तक का कैनाल है, ये होते हैं सॉफ्ट। द फूड ऑल्सो वेटेड टू मेक द प्रोसेस स्मूथ। व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक इन आवर माउथ वाटर्स। जब भी कोई चीज हम खाते हैं तो हमारे माउथ में पानी आने लगता है अपने आप, यानी पानी नहीं है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, वो क्या है, सलाइवा है। दिस इज एक्चुअली नॉट अ वाटर, यहां पर कहा ना, दिस इज एक्चुअली नॉट अ वाटर बट अ फ्लूइड इज कॉल्ड एज सलाइवा विच इज सेक्रेटेड बाय सलेवरी ग्लैंड। आई बात समझ में? हम जो फूड को खाते हैं, फूड वो हार्ड पार्टिकल्स होते हैं, बहुत वेरियस टाइप के फूड पार्टिकल्स होते हैं, तो जब हम उसको च्यू करते हैं, चबाते हैं, क्रश्ड करते हैं विथ आवर टीथ, तो वो छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स में तब्दील हो जाते हैं। साथ ही साथ हमारे फूड, जब भी हम कोई चीज खाते हैं तो हमारे वाटरिंग होती है माउथ में, एनसीईआरटी का कहना है, बट यहां पे कह रहे हैं ना, दिस इज नॉट एक्चुअली वाटर, ये सिर्फ और सिर्फ वाटर नहीं है, पानी नहीं है, इसके बट अ फ्लूइड टाइप है कॉल्ड एज सलाइवा व्हिच इज सेक्रेटेड बाय सलेवरी ग्लैंड। चलिए इन चीजों को समझने के लिए मैं आपको लेकर के आता हूं, इस लाइन को समझने के लिए अगले पॉइंट पे। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किन चीजों के बारे में, हम लोग बात कर रहे हैं माउथ के बारे में। माउथ में अपने को क्या क्या पढ़ना है, माउथ में हमें पढ़ना है सबसे पहले किस चीजों के बारे में बेटा, सलेवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ना है अपने को। सलेवरी ग्लैंड के बाद पढ़ना है अपने को किस चीजों के बारे में बच्चों, टीथ के बारे में। टीथ के बाद पढ़ना है अपने को टंग, ठीक है। ये तीन चीजों के बारे में अपने को माउथ के अंदर पढ़ना है कि भैया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टीथ, टीथ का फंक्शन क्या होता है, कितने टाइप के टीथ होते हैं, क्या क्या ये फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है, सलेवरी ग्लैंड कितने होते हैं, सलेवरी ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, और टंग, टंग का क्या फंक्शन है, कैसे अटैच्ड होता है, क्या होता है, इन चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस चीजों में किसको, पहले हम लोग देखेंगे यहां पर टीथ को, सलेवरी ग्लैंड को, देन हम लोग टंग को देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बच्चों टीथ के बारे में, तो टीथ किसको कहेंगे, सबसे पहला पॉइंट, स्टडी अबाउट टीथ इज नोन एज, स्टडी अबाउट टीथ
is known as, क्या कहते हैं बच्चों? ओडोंटोलॉजी। याद रहेगा? दांतों के बारे में स्टडी करना क्या कहलाएगा बच्चों? ओडोंटोलॉजी कहलाएगा। दूसरे पॉइंट्स की अगर हम बात करें कि जो ह्यूमन होते हैं बच्चों, इन ह्यूमन के पास डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं। ह्यूमन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ कॉल्ड एज, इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? कॉल्ड एज हेट्रोडोंट टीथ। क्या कहते हैं बच्चों इसे हम लोग? हेट्रोडोंट टीथ कहते हैं। ह्यूमन के पास डिफरेंट टाइप के टीथ हैं, क्या कहेंगे इसे बच्चों हम लोग? हेट्रोडोंट टीथ कहेंगे। अच्छा, अब ये जो हेट्रोडोंट टीथ है, ये 4 टाइप के आपको देखने के लिए मिलेंगे। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ह्यूमन में है इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो ये जो डिफरेंट टाइप के टीथ हैं, इस टीथ को हम लोग कहते हैं हेट्रोडोंट टीथ। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि हर एक टीथ जितने भी ह्यूमन के अंदर होते हैं ना, दे आर एम्बेडेड इन अ बोनी सॉकेट जॉ। ये जबड़े में धंसे हुए होते हैं। तो जो भी दांत मसूड़े के अंदर, जबड़े के अंदर धंसे हुए होंगे, ऐसे टीथ को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे टीथ को कहते हैं थीकोडोंट टीथ। तो लिख लेते हैं, ईच टीथ is embedded in bony socket jaw. Bony socket jaw called as, क्या कहेंगे बच्चों इसे हम लोग? इसे हम लोग कहेंगे थीकोडोंट टीथ। थीकोडोंट टीथ कहेंगे बच्चों। इज दैट क्लियर? 2 तरीके के दांत पर है अभी। ये जो ह्यूमन में जितने भी टीथ हैं, सभी के सभी मसूड़े के अंदर, जबड़े के अंदर धंसे हुए, एम्बेडेड हैं। इस टाइप के टीथ को हम लोग कहते हैं बेटा क्या? थीकोडोंट टीथ कहते हैं। और ह्यूमन के पास डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप के टीथ है, अलग अलग प्रकार के जो दांत हैं, इसको हम लोग कहेंगे हेट्रो। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रोडोंट टीथ कहेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ अब बात करते हैं कि एक अडल्ट पर्सन के अंदर, किसके अंदर बेटा? एक अडल्ट पर्सन के अंदर अगर देखा जाए तो उस एक अडल्ट पर्सन के अंदर हम कितने दांत देखने के लिए मिलता है अपने को? टोटल नंबर ऑफ टीथ जो देखने के लिए मिलता है, वो टोटल नंबर ऑफ टीथ क्या होता है बच्चों अपने को? बताइए। 32 टीथ मिलता है। डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं और वो टोटल कितने हो जाते हैं बेटा? 32 टीथ होते हैं। अब इस 32 की पोजिशनिंग के बेसिस पर एक डेंटल फॉर्मूला दिया गया है। क्या दिया गया है बच्चों? डेंटल फॉर्मूला दिया गया है। अच्छा, ये डेंटल फॉर्मूला क्या है? डेंटल फॉर्मूला है बच्चों अपर जॉ अपॉन लोअर जॉ मल्टीप्लाइड बाई 2। तो अपर जॉ में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपको मैं दिखा रहा हूं अपर जॉ और ये लोअर जॉ फॉर एग्जांपल। तो अपर जॉ में नंबर ऑफ जो टीथ होगा बेटा, यहां से यहां तक की बात की जा रही है अभी। अपर हाफ जॉ, पहले हाफ जॉ ले लेते हैं। अपर हाफ जॉ अपॉन लोअर हाफ जॉ, अपर हाफ जॉ अपॉन लोअर हाफ जॉ मल्टीप्लाइड बाई 2। तो यहां पर जो पोजिशनिंग होती है ना बेटा, इस तरीके से होती है। एक आता है आई, सी, पीएम और एम। आई फॉर इंसीजर, सी फॉर कैनाइन,
PM for premolar and M for molar। गौर से समझना बच्चों, यहां पर ये जो हमारे पास हाफ जॉ है यहां से लेकर के यहां तक है, इस हाफ जॉ में जो पोजिशनिंग होगी सबसे आगे के दांत वो क्या होंगे हमारे पास, इंसीजर होगा, उसके बाद आएगा कैनाइन, देन प्रीमोलर्स एंड देन लास्टली मोलर। यानी सबसे अंदर यहां कान के ईयर के आसपास जो दांत हमारे होंगे जबड़े में वो कैसे होंगे, मोलर होंगे। और सबसे फ्रंट जिससे हम किसी चीज को बाइट करते हैं, काटते हैं एप्पल को, ये यहां पर कैसे दांत होंगे अपने पास, इंसीजर होगा। तो जो इंसीजर का नंबर होता है ना बेटा, वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इंसीजर का नंबर यहां पर आता है, इंसीजर अपर हाफ जॉ अपॉन लोअर हाफ जॉ, तो यहां पर आता है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। यानी सबसे पहले इंसीजर का जो दांत का नंबर होगा वो कितना होगा, 2, कैनाइंस का कितना बेटा, सिंगल 1, प्री मोलर कितना बच्चों, 2, और मोलर कितना बच्चों, 3। ये बात कितने की हो रही है, हाफ जॉ की। यानी अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इतना को लिया है, इधर भी बाकी है, यानी इतना लिया यहां से यहां, तो इधर बाकी है अपना, तो इधर भी तो सेम ही होगा ICPM। चलो भैया ऐड करो इसको, 3 2 5 1 6 और 2 8, तो 8 अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाई 2। क्योंकि यहां से यहां तक टोटल दांत कितने हो गए, आप जोड़िए, काउंट कीजिए, यहां से यहां तक में टोटल नंबर ऑफ टीथ हो गए 3 2 5 1 6 और 2 8। तो अब पूरे अपर जॉ में कितने हो जाएंगे बच्चों, बोलो, पूरे अपर जॉ में इसका डबल मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 2 16, और लोअर में भी तो 8 है, यहां भी तो 8 है, तो लोअर जॉ में भी कितना बेटा, हाफ जॉ में 16। तो टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हो गए बच्चों, 32 इन एडल्ट। इज दैट क्लियर? फिर से समझ लो ये मैथमेटिकल्स क्या है। यहां पर 2 1 2 3 अपर हाफ जॉ में, 2 3 2 5 और 3 8, फुल करेंगे टोटल 8, इसलिए मल्टीप्लाई बाई 2 रखा हमने। तो अपर जॉ में हाफ में 8 है, तो फुल में कितना हो जाएगा, 16। लोअर हाफ जॉ में भी 8 है, तो फुल में कितना होगा, 16। तो टोटल मैथ्स मत लगाइएगा, मैथमेटिक्स लगाइएगा। देखो मैथ्स में क्या है, मैथ्स में 16 अपॉन 16 क्या हो जाएगा, 1। बायो में देखो 16 अपॉन 16 कितना हो रहा है, 32। तो मैथमेटिकल यहां पर वो वाला मत कट करके आप 1 कर दीजिएगा। ओके, तो अपर जॉ में 16, लोअर जॉ में भी कितने दांत अपने पास, 16। टोटल नंबर ऑफ टीथ बच्चों 32। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगले पॉइंट पे आते हैं, ये जरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं साइड हो जाता हूं। चलिए अब इसमें इस 32 में जो आपने देखा वो कितने दांत देखे हमने यहां पर 4 दांत देखे, 4 टाइप के, I C PM और हमने देखा यहां पर M। I C PM और M। अब अगर हम लोग बात करते हैं इसमें बच्चों ना, तो ये जो हमारे पास मोलर टीथ था यहां पर 3, एक्चुअली में ये 3 आता नहीं है स्टार्टिंग में, बचपन में, मतलब बचपन का मतलब है कि 14 साल 15 साल की उम्र में ये चीज हमारे पास नहीं आता। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं पहले, कि इसमें अगर देखा जाए तो ये जो प्रीमोलर्स होते हैं ना, यानी यहां पर हम अगर देखेंगे फॉर्मूला तो क्या है, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो बचपन में यानी जब हम 13-14 साल के होते हैं तो हमारे पास ये प्रीमोलर्स की संख्या क्या होती है, कम होती है। अच्छा, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक और चीज समझा देता हूं, डेंटल फॉर्मूला फॉर चाइल्ड, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। बैक टू द इस पॉइंट पे हम वापस आएंगे। डेंटल फॉर्मूला फॉर चाइल्ड, छोटे बच्चों के लिए डेंटल फॉर्मूला क्या है, यहां पर भी वही डेंटल फॉर्मूला है बच्चों, क्या, अपर हाफ जॉ अपॉन लोअर हाफ जॉ मल्टीप्लाइड बाई 2।
तो बच्चों के अंदर अगर हम देखेंगे तो इसका बच्चों के अंदर जो फॉर्मूला देखने के लिए मिलेगा वो देखने के लिए मिलेगा 2102 अपॉन 2102 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 2 नंबर किसका है बच्चों ये बताओ? ये है यहां आई इंसीजर, कैनाइन, 0 प्रीमोलर्स और मोलर्स 2। अब अगर इसको आप मैथमेटिकल करोगे तो क्या आपको देखने के लिए मिलेगा? 2 और 0 2 ही रहा, 1 3 2 5 5 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या है बच्चों? 10 अपॉन 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20। तो छोटे बच्चों के अंदर जो 12-13 साल के हैं बच्चे, जिनका दांत टूट करके जो पहली बार जब आपका मिल्क टीथ आता है, तो मिल्क टीथ जो आएगा बच्चों, ये बच्चों के अंदर, ये मिल्क टीथ वाली की बात की जा रही है। तो बच्चों के अंदर जो आता है वो 2 चीजें नहीं आती हैं। एक तो प्रीमोलर्स की संख्या 0 होती है। इन अ चिल्ड्रेन इन अ मिल्क टीथ द नंबर ऑफ प्रीमोलर्स इज 0, ना ऊपर होगा ना नीचे होगा लोअर जॉ पे, इसलिए मैंने 2102 लिखा है, ये फॉर्मूला है। और साथ ही साथ बच्चों के अंदर एक्स्ट्रा मोलर टीथ भी नहीं होता है। आ रही बात समझ में? बच्चों के अंदर एक्स्ट्रा मोलर टीथ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ टीथ कितना होगा बच्चों के अंदर? 20। तो याद रखिएगा कि आफ्टर द एज आपका जनरली 25 होने के बाद क्या होता है? जब ये मिल्क टीथ टूट जाएंगे तो प्रीमोलर्स तो आ जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा मोलर टीथ नहीं आता है, जो 2 एक है। तो 25 एज के बाद आपके पास एक्स्ट्रा मोलर टीथ आता है। एक्स्ट्रा मोलर टीथ आता है, जिसको कुछ जगहों पर विजडम टीथ भी कहा जाता है, अकलदार जिसको कहते हैं बेटा। अब इसका यह मतलब नहीं है कि ये दांत होने के बाद ही अकल किसी को आएगा। मतलब कहने का ये कि अकलदार जनरली मैच्योरिटी कब आती है? 25, 24, 26 के बाद ही आती है कि क्या सही है और क्या गलत है। इज दैट क्लियर? तो विजडम टीथ यहां पर ये मतलब है इसका। ओके बच्चों, तो जनरली अपने पास जो एक्स्ट्रा मोलर टीथ देखने के लिए बच्चों को मिलता है, इंसान में, ह्यूमन में, एडल्ट में देखने के लिए मिलेगा, वो जनरली 25 के बाद मिलेगा। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि जो इंसान जिसके पास, कुछ लोगों को 40 में भी विजडम टीथ आता है, ठीक है, तो अब उसको पता चला कि आप लोग कह रहे हैं कि अकलदार तो आया ही नहीं है तो इसको 40 तक अकल नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब जनरली ये 25 तक आ जाता है, 24-22 के बाद आना शुरू हो जाता है। तो इंसान उस वक्त तक मैच्योर हो जाता है, क्या सही क्या गलत सब समझ में आने लगता है। अभी जिस एज में है आप लोग, टीन एज में है, एडोलेसेंस स्टेज में, इस दरमियान सभी चीजें अच्छी लगती है, ठीक है ना। सब अपने आप को बस बहुत काबिल और बहुत चीजें समझते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। काबिल है आप लोग, इसका ये मतलब नहीं है, बट ये मतलब इसका बिल्कुल नहीं है कि मैच्योर है आप लोग। मैच्योर और अकलमंद बोथ आर द डिफरेंट थिंग। अकल आप लोगों के पास है, बिल्कुल मैं मानता हूं, अकल बहुत अकलमंद है आप लोग। सही और गलत में डिसीजन लेना अभी आप लोगों को नहीं आता है कि क्या, क्योंकि इस एज में ना सभी चीजें अच्छी लगती है, सभी दोस्त अच्छे लगते हैं, सभी लोग अच्छे लगते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। वो जनरली 25 के बाद आता है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा मोलर टीथ बोलते हैं बेटा। याद रहेगा बच्चों। चलिए, तो अब अपने पास टोटल नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मोलर टीथ कितने आ जाएंगे? सवाल कभी अगर ये पूछ दे तो कितना हो जाएगा बच्चों बताओ? यहां कितना बढ़ेगा बच्चों? अपर में भी 1-1 बढ़ेगा, तो 2 ऊपर 2 नीचे, टोटल एक्स्ट्रा मोलर टीथ की संख्या कितनी होगी बेटा? 4। तो छोटे बच्चों के अंदर कितने टीथ देखने के लिए मिलेंगे? 20। आप जैसे टीनेजर्स के पास कितने देखने के लिए मिलेंगे? 28। और जब आप एडल्ट हो जाएंगे, 22, 25, 27, 30 के हो जाएंगे, तो आपके अंदर एक्स्ट्रा मोलर टीथ भी आ जाएगा, और अब आपके अंदर कितना नंबर ऑफ टीथ होगा? 32। इज दैट क्लियर? तो अभी आप लोगों को थोड़ी अकल की जरूरत है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब आते हैं हम लोग कि टीथ के बारे में और चीजों को जानते हैं कि टीथ बना कैसे होता है, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। हेडिंग डालिएगा बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। टीथ का क्या स्ट्रक्चर है? तो ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर ऑफ टीथ है। इस टीथ के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो टीथ को 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। टीथ को कितने पार्टों में डिवाइड कर दिया गया बेटा? 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्राउन, जैसा कि ये दिख रहा है। ये यहां से यहां तक का हिस्सा आपका क्या कहलाता है? क्राउन कहलाएगा।
दूसरा पार्ट जो बीच में है, मिडिल पीस है, उसको हम लोग बोलते हैं नेक। क्या बोलेंगे? नेक। और जो गम के अंदर होता है, मसूड़े के अंदर होगा, उसको हम लोग बोलेंगे रूट। क्या बोलेंगे उसे हम लोग? रूट बोलेंगे। अब इस टीथ के अगर हम सबसे अपर मोस्ट लेयर की बात करें, जो आपको ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट ये इस तरीके से है, ये अपर मोस्ट लेयर ऑफ टीथ है। तो द अपर मोस्ट लेयर ऑफ टीथ इज कॉल्ड एज इनामेल। सबसे जो ऊपर वाला टीथ का लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? इनामेल बोलते हैं। याद रखिएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस है या बोन से भी ज्यादा हार्ड होता है। बोन से भी ज्यादा क्या होगा बेटा? हार्डर देन बोन, हार्डर देन बोन, याद रखिएगा। अच्छा, तो ये इनामेल सबसे ऊपर की लेयर होती है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ टीथ इज कॉल्ड एज इनामेल, याद रहेगा। ठीक इनामेल के जस्ट नीचे जो ये आपको येलो वाला पार्ट दिख रहा है, दैट वन इज कॉल्ड एज डेंटाइन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो हार्ड बट सॉफ्टर देन इनामेल। ये भी हार्ड होता है लेकिन इनामेल से कम। डेंटाइन के बाद आता है बच्चों यहां पर पल्प कैविटी। जस्ट बीनीथ द डेंटाइन a cavity is present called as pulp cavity where the blood vessels is present। यहां जो आपको दिख रहा है, यहां पर पूरा इन सब में ये जो आपको फाइबर्स टाइप के इस तरीके ब्रांचेस दिख रहे हैं येलो और रेड में, ये क्या है? ये पल्प कैविटी के पास प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। तो कुछ पॉइंट्स यहां से आप लोगों को नोट करा देता हूं, ये आप लोग नोट करिए कि क्या क्या आप लोगों को बात याद रखने की है। यहां पर आपको याद रखना है बेटा कि टीथ के टोटल कितने पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है बच्चों? तो टीथ के अपने को 3 पार्ट देखने के लिए मिलेंगे। सबसे अपर मोस्ट पार्ट क्राउन, मतलब ऊपर वाला। उसके बाद है बीच में अपने को देखने के लिए मिलेगा नेक एंड देन रूट। पॉइंट यहां से क्या याद रखनी है? यहां से याद रखना है कि द अपर मोस्ट लेयर ऑफ टीथ इज कॉल्ड एज इनामेल। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ टीथ इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे बच्चों उसे हमारा? इनामेल कहेंगे, याद रहेगा। पॉइंट बी नोटेड, इनामेल जो है बच्चों, नोट करके लिख लीजिएगा, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन किंगडम एनिमिलिया। क्या है? इनामेल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, इनामेल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन किंगडम एनिमल। पूरे एनिमलिया किंगडम का सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट, बोन से भी ज्यादा यह हार्ड है। एनसीईआरटी में लिखा है इट इज हार्डर देन बोन। आप हायर क्लासेस के एनसीईआरटी में देखिएगा तो वहां पे लिखा हुआ है कि इनामेल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन किंगडम एनिमलिया। तो चलो एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट तुम लोगों को बता देता हूं कि जब एनिमलिया की बात चल रही है तो प्लांटी का क्या होगा? प्लांट किंगडम के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस क्या होगा? प्लांट किंगडम के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस जो होता है दैट इज स्पोरोपोलेनिन, जो पॉलन ग्रेन के ऊपर का लेयर है। स्पोरोपोलेनिन इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस के किंगडम प्लांटी। अच्छा, जस्ट बिहाइंड, नीचे, जस्ट बीनीथ द इनामेल, इनामेल के जस्ट नीचे अपने को एक लेयर देखने के लिए मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे उसे? डेंटाइन। जस्ट beneath the enamel a layer is present called as
उसको हमारा आप क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम लोग कहेंगे डेंटाइन। ये भी हार्ड होता है, ये भी हार्ड होता है, बट सॉफ्टर देन किसके बेटा, इनामिल। इनामिल से सॉफ्ट होता है। चलिए नोट कीजिएगा, जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसको, ठीक है बच्चों। तो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा कि टीथ के क्या पार्ट होते हैं, क्या बने हुए होते हैं। अच्छा, टीथ बना हुआ किस चीजों से होता है मिलकर के, तो याद रखिएगा कि ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, CaCO3 का मिल से बना हुआ होता है, इसलिए भी हार्ड होता है ये, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि आपने देखा होगा कि अक्सर डेंटल कैरीज क्यों होता है, तो चलिए उस पर जरा बात करते हैं। डेंटल कैरीज होने के कई रीजन है, लेकिन उसको समझने से पहले हमें समझना है सलेवरी ग्लैंड, क्योंकि सलेवरी ग्लैंड से निकला हुआ सलाइवा का बहुत मेजर रोल प्ले होता है किस चीजों में बच्चों, डेंटल कैरीज में। तो देखो, अगर हम लोग बात करते हैं किस चीजों के बारे में, सलेवरी ग्लैंड के बारे में बात करते हैं, ओके। तो टोटल यहां पर जो सलेवरी ग्लैंड देखने के लिए मिलेंगे अपने को, कितने मिलेंगे बेटा, 3 पेयर ऑफ सलेवरी ग्लैंड देखने के लिए मिलेंगे। 3 पेयर ऑफ सलेवरी ग्लैंड देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें मतलब 3 टाइप के अपने पास सलेवरी ग्लैंड है, और तीनों के तीनों क्या होते हैं बच्चों, पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। पहला आता है पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड, पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड। दूसरा आएगा बच्चों सब मैंडिब्यूलर सलेवरी ग्लैंड, सब मैंडिब्यूलर सलेवरी ग्लैंड। और देन फिर आएगा सबलिंगुअल सलेवरी ग्लैंड। कितने हो गए अपने पास, और ये पेयर्स में होते, तो कितने हो गए अपने पास सलेवरी ग्लैंड, 3 टाइप के सलेवरी ग्लैंड हो गए। अच्छा, अब इनके लोकेशन को भी आप लोग जान ही लीजिए लगे हाथ, क्योंकि लोकेशन से भी कभी कभार सवाल पूछ लेता है। तो जो पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड है ना बेटा, वो जस्ट बिलो द ईयर, यानी यहां पर प्रेजेंट होता है कुछ हमारा, जहां पर हमारे एक्स्ट्रा मोलर टीथ होते। तो लिख सकते हैं हम लोग जस्ट बिलो द ईयर, कान के नीचे, यहां हम लिख सकते हैं यहां पर एक्स्ट्रा मोलर टीथ, एक्स्ट्रा मोलर टीथ, जहां पर हमारा एक्स्ट्रा मोलर टीथ होता है, यहां साइड में बिल्कुल। सब मैंडिब्यूलर का लोकेशन कहां है बेटा, ये होता है साइड ऑफ चिक, यहां साइड में प्रेजेंट होगा, इस पॉइंट पे गाल के आपके चिक के साइड में प्रेजेंट होगा। और सब लिंगुअल, नाम से ही पता चल रहा है, क्योंकि लिंगुअल वर्ड जहां पर भी है आप सीधा टंग लगाओ, तो ये क्या होगा बेटा, बिलो द टंग, टंग के नीचे अंदर प्रेजेंट होता है। और इन सारे ग्लैंड का काम होता है क्या बच्चों, सलेवरी ग्लैंड का काम होता है, सलेवरी ग्लैंड का काम है क्या, एक फ्लूइड को सेक्रेट करना, जिस फ्लूइड को हमारा आप कहेंगे क्या बच्चों, सलाइवा। क्या कहते हैं, सलाइवा, या इसी का एक और नाम है दैट इज कॉल्ड एज टाइलिन। क्या पढ़ेंगे, पटाइलिन मत पढ़िएगा बच्चों, दैट इज टाइलिन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, सॉरी सलाइवा का नहीं, सलेवरी अमाइलेज का नाम होता है बच्चों टाइलिन। सलाइवा, इस सलाइवा के अंदर बाय मिस्टेक वो मैंने टाइलिन लिख दिया, सलाइवा के अंदर कई चीजें होती है बेटा। सलाइवा के अंदर अपने को देखने के लिए मिलेगा एंजाइम प्लस वाटर। एनसीईआरटी कह रहा था ना, देयर आर नॉट ओनली प्रेजेंट वाटर, देयर आर सम एंजाइम और फ्लूइड इज प्रेजेंट। तो एंजाइम में कौन कौन से एंजाइम होंगे जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो यहां पर अपने को एंजाइम देखने के लिए मिलेगा
वो देखने के लिए मिलेगा सलेवरी अमाइलेज। सलेवरी अमाइलेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टाइलिन, जिसको मैंने अभी जिक्र किया था, टाइलिन कहते हैं। सलेवरी अमाइलेज इज ऑल्सो नोन एज टाइलिन। उसके बाद इसके अंदर प्रेजेंट होगा बेटा लाइसोजाइम भी प्रेजेंट होता है। अच्छा, तो ये जो सलेवरी अमाइलेज है इसका फंक्शन क्या होता है? सलेवरी अमाइलेज का फंक्शन होता है कि ये स्टार्च पे वर्क करता है, कार्बोहाइड्रेट पे वर्क करता है और उसके डाइजेशन में मदद करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलेवरी अमाइलेज और टाइलिन? इट हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट। एक और अहम बात याद रखिएगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवा? सलाइवा का फंक्शन और उसका पीएच वैल्यू क्या होता है? एनसीईआरटी में दे रखा है द पीएच वैल्यू ऑफ सलाइवा इज 6.8। कितना होना चाहिए बच्चों? सलाइवा का पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, बोलिए? सलाइवा का पीएच वैल्यू होना चाहिए एग्जैक्ट 6.8। ये बहुत अच्छा माना जाता है। क्या हो अगर ये सलाइवा का पीएच वैल्यू आगे पीछे हो जाए तो इट में लीड्स टू डेंटल कैरीज। अब कैसे करता है इस चीजों को जरा समझते हैं। देखो बच्चों, अगर सलाइवा का पीएच वैल्यू 6.8 से घटता चला जाता है, किसी इंसान के अंदर 6.8 से कम होकर के ये बिलो द 5.5 चला गया, तो एनसीईआरटी एक बात कहता है, क्या कहता है कि इफ वी डिसॉल्व इनामेल इनटू द एसिडिक मीडियम सॉल्यूशन, तो मतलब अगर 5.5 से नीचे जाएंगे तो ये ज्यादा एसिडिक होता चला जाएगा। एम आई राइट? ओके, जितना नीचे जाएंगे उतना एसिडिक होता चला जाएगा। तो अगर 5.5 से ज्यादा पीएच वैल्यू सलाइवा का होता है, ये सलाइवा के पीएच वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, तो इनामेल बिकम सॉफ्ट। इनामेल कैसा होने लगेगा? सॉफ्ट होने लगेगा। अच्छा, जब ये सॉफ्ट होगा, जो हार्ड है, बोन से भी ज्यादा हार्ड है इनामेल, जब ये सॉफ्ट होगा तो जाहिर सी बात है कि आप जो भी चीज, आजकल हम लोगों का लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है कि रात में हम मूवी देख रहे हैं और वेब सीरीज देख रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, पिज्जा मंगा के खा रहे हैं, नाइट का भी कैफे खुला हुआ है वहां से मंगा ले रहे हैं ऑनलाइन ऑर्डर और देख रहे हैं, खा रहे हैं, खाते खाते वैसे ही सो गए विदाउट एनी ब्रशिंग। तो जब हम ब्रश नहीं कर रहे तो जो हमारे दांतों के बीच में गैप है छोटे छोटे, कुछ लोगों को ज्यादा होता है कुछ कम होता है, डेंटल फ्लॉक जिसको कहते हैं, उस गैप में, उस दांत के गैप में छोटी जगहों पर क्या फंस गया है? वो फूड पार्टिकल्स। और फूड जब डिकम्पोज होगा तो वो कौन कराएगा? बैक्टीरिया ही कराएगा। कौन कराएगा उसे? बैक्टीरिया उसे डिकम्पोज कराएगा। अच्छा भैया, तो अब बैक्टीरिया के लिए नॉर्मल अगर हमारा पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू हमारा नॉर्मल है, 5.5 से नीचे नहीं है, तो वो बैक्टीरिया इनामेल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन अगर 5.5 से हमारे सलाइवा का पीएच वैल्यू है तो उसमें हमारा इनामेल क्या हो चुका है? सॉफ्ट। तो ऐसे कंडीशन में इनामेल को हमारे बैक्टीरिया क्या करेगा? डैमेज करेगा या नहीं करेगा बेटा? करेगा। जब डैमेज करेगा तो वहां पर छोटे छोटे होल होने शुरू हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज डेंटल कैविटी और डेंटल कैरीज। चलिए एनसीईआरटी के लाइन को जरा समझ लेते हैं, डेंटल कैरीज क्या कहता है। एनसीईआरटी कह रहा है कि डेंटल कैरीज और अ टूथ डीके कॉज टू द ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनामेल। आई बात समझ में? क्या कह रहा है यहां पर? इनामेल की सॉफ्टिंग होने की वजह से क्या हो रहा है? डेंटल कैरीज या टूथ डेके होगा। इट इज कहता बिगिनिंग्स व्हेन द बैक्टीरिया एक्ट ऑन sugar produce acid that soft line of the determalize। याद रखिएगा क्या कह रहा है? जब भी हम कोई चीज खाते हैं, गैप रहता है हमारे दांतों के बीच में, तो बैक्टीरिया उस पर एक्ट करना शुरू कर देगा इनामेल के ऊपर। तो यहां पर कह रहा है इट बिगिनिंग, कहता है कि begins when the bacteria act on the sugars। बैक्टीरिया किस पे एक्ट कर रहा है? सुगर्स के ऊपर। and produce acid, और एसिड को प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे हमारा पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा सलाइवा का। और जैसे ही 5.5 से कम हुआ तो हमारा लाइनिंग क्या होने लगेगा? इनामेल का सॉफ्ट होने लगेगा। मैसेज ऑफ बैक्टीरियल सेल्स टुगेदर विद द फूड पार्टिकल्स स्टिक टू द टीथ टू फॉर्म द डेंटल प्लाक। क्या कराएगा? क्रिएट
डेंटल प्लाक, सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस ऑफ द न्यूट्रलाइज एसिड टू द प्लेस, कहता प्लाक ओवर द टीथ, brushing the teeth after the eating, remove of the plaque before the bacteria produce acid. It, if unrated and microorganism may involve in the pulp causing the inflammation and infections. वही चीजें कहा जो हमने समझाया कि अगर हम ब्रश नहीं करते हैं तो वो दांतों के ऊपर बैक्टीरिया बढ़ेगा, शुगर से रिएक्ट करके वो एसिड को प्रोड्यूस करेगा, और ऐसे सिचुएशन में आपको क्या होगा, हमारा इनामेल की लाइनिंग है, एनसीईआरटी शुरू में ही कह रहा है, देखिए कि डेंटल कैरीज और अ टूथ डे कॉज ग्रेजुअली सॉफ्टनिंग ऑफ इनामेल एंड डेंटाइन। इनामेल और डेंटाइन जब सॉफ्ट हो जाएगा तो बैक्टीरिया आसानी से होल क्रिएट कर सकता है, जिसे हम लोग डेंटल कैरीज या क्या कहते हैं उसे, टूथ डेके कहेंगे। तो जब भी आज से बच्चों याद रखिएगा कि एक तो 2 टाइम ब्रश करना है, सुबह और शाम, बहुत ज्यादा रगड़ के भी नहीं कि रगड़ने से दांत साफ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरी चीज कि रात में जब आप ब्रश कर रहे हो उसके बाद आपको कुछ भी स्टिकी फूड नहीं खाना। हाँ, पानी वगैरह पी सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन जैसे कि च्युइंगम हो गया, फॉर एग्जांपल च्युइंगम लोग चबाते चबाते सो जाते हैं, वो भी नहीं करना है। चिप्स हो गया, बर्गर हो गया, पेटीज हो गया, ये सब चीजें दांतों के गैप जो है, फ्लॉक जो है उसके बीच में जाकर के फंस जा रहा है, और जब वो बैक्टीरिया उसे डिकम्पोज करेगा तो शुगर के साथ मिलकर के वो एसिडिक क्रिएट करेगा, जिससे पहले के बच्चों के देखो दांत बड़े स्ट्रांग रहा करते थे, पुराने 90s 80s के लोगों के। आजकल छोटे छोटे बच्चों के दांत क्यों खराब होते जा रहे हैं? बस इसी वजह से, क्योंकि वो रात में अब्बा आए चॉकलेट लेकर के खा रहे हैं, सो रहे हैं, और उसमें उसका दांत 5-7 साल का बच्चा है, उसका पूरा दांत खराब हो रखा है। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है बच्चों। चलिए नोट करिएगा इसे जरा। ओके बच्चों, नोट कर लिया। तो अब आई होप आप लोगों को यहां पर टीथ के बारे में और सैलिवरी ग्लैंड के बारे में एवरीथिंग क्लियर होगा। एनसीईआरटी से हमने बहुत ऊपर जाकर के भी पढ़ा दिया आप लोगों को, क्योंकि ये जो क्लास चला रहा हूं मैं, जिसमें हम लोग एंट्रेंस लेवल को भी देखते हुए जाएंगे, क्योंकि आपको ऐसा नहीं कि उसके बाद एंट्रेंस के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा, क्योंकि आपको 9th भी पढ़ना है। 11th एंट्रेंस के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अभी भी पढ़े 10th, और फिर 10th बोर्ड के बाद आपको 9th बचा हुआ है करने के लिए, ये बात आप ना भूलें। तो जो भी बच्चे अभी 10th में रिवीजन कर रहे हैं, वो आप ये मान के चलिए कि आपको 10th बोर्ड के बाद 10th फिर से रिवाइज करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको फिर टाइम देना पड़ेगा किसको बच्चों, 9th को भी देना पड़ेगा, क्योंकि एमयू 11th एंट्रेंस में 9th का भी पोर्शन आता है, और अच्छे खासे पोर्शंस होते हैं उसके, 45 to 50% के आसपास होता है वेटेज उसका, तो आपको वो भी करना है। तो आप अभी से ही ऐसे लेकर के चलिए कि आपका 10th बोर्ड तो बहुत अच्छे से हो ही हो, उसमें 95+ आपके आए हर एक सब्जेक्ट में, और साथ ही साथ आपका 11th एंट्रेंस भी के क्वेश्चंस लेवल उस लेवल तक के पढ़ने हैं कि वो क्वेश्चंस भी आपके क्या होते जाए, सॉल्व होते जाए, दोबारा पढ़ने की नौबत नहीं आए, दोबारा रिवीजन, हाँ रिवीजन करिए, लेकिन फिर से स्टार्टिंग से करने की जरूरत नहीं कि एंट्रेंस के लिए कोई अलग पढ़ाई है और बोर्ड के लिए कोई अलग पढ़ाई है, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। सवाल एक ही है, क्वेश्चन एक ही है, बुक एक ही है, एनसीईआरटी, उसी को फॉलो करना है, उसी के लाइन बाय लाइन को समझना है। जिसने बच्चे ने उसके हर एक लाइन को समझ लिया, वो समझो बोर्ड और एंट्रेंस दोनों फतेह करके आएगा। चलिए, तो अगले टॉपिक में हम लोग मिलते हैं, किसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ईसोफेगस से लेकर के पूरा हम लोग आगे तक कंटिन्यू करेंगे कि कैसे डाइजेशन होता है सब। ठीक है, मिलते हैं।